हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग। आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक इन्फॉर्मेटिव और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे, भारतीय सेना का विकास। 15 जनवरी का दिन भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि 15 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह सेना दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, यह कहीं न कहीं सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। जो सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारे देश के गौरव को बनाए रखते हैं। लेकिन ये भारतीय सेना का इतिहास कितना पुराना है, ये कब से प्रारंभ हुआ था, प्राचीन काल से लेकर अब तक कैसे कैसे धीरे धीरे ये सख्त हुआ, मजबूत हुआ, और आज दुनिया भर में भारत की सेना एक विशाल, सशक्त और प्रगतिशील सेना मानी जाती है। ये इसका विकास धीरे धीरे कैसे क्रमबद्ध तरीके से हुआ है, आज इसका पूरा इतिहास हम लोग 15 मिनट में देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रारंभिक परीक्षा पे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक प्राचीन काल से लेकर अब तक हम लोग भारतीय सेना का विकास देखते हैं। अगर सेना की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो मैं प्राचीन काल से अगर इस कहानी को शुरू करूं, तो भारतीय सेना का विकास में सबसे पहले आपको जानना है कि भारतीय सेना का इतिहास, संरचना और विकास भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं का दर्पण है। समय के साथ यह एक सशक्त और आधुनिक सैन्य बल के रूप में उभरी है। आज 21वीं सदी में, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति दोनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारतीय सेना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह साबित हुई है। लेकिन यह बनने में, यह करने में, यह उपलब्धि प्राप्त करने में कई सदी लग गई। अब आइए विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक काल की अगर बात करें, ब्रिटिश राज से पहले और बाद में क्या स्थिति रही। प्राचीन और मध्यकालीन सेना की अगर बात किया जाए, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में भारतीय राजाओं की सेनाएं युद्ध हाथियों, घुड़सवारों, धनुर्धरों और तलवारधारियों से सुसज्जित थी। ये यहीं तक सीमित थी भारतीय सेना। मौर्य काल की बात किया जाए तो 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व में 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना थी मौर्य काल के समय। वही मुगल काल में 1526 से लेकर 1857 के समय में अत्याधुनिक तोपखाने और संगठित सेनाएं थी। यहां पर इसका विकास हो चुका था अब तक। वहीं इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का जब प्रभाव भारत में हुआ, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हमने देखा, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने सैन्य प्रभाव की शुरुआत की। असर तो हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे जैसे हम तकनीकें देखते हैं, जैसे जैसे हम नवाचार देखते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को खुद मजबूत करते हैं और विकसित होते हैं। और अंग्रेजों के आने के बाद हमने पहली बार भारत में अपने सैन्य प्रभाव की शुरुआत देखी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1857 का विद्रोह की अगर बात किया जाए, तो भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सेना का क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया। और 1861 आते आते भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में केवल सहायक भूमिकाओं में ही सीमित कर दिया गया। ये अंग्रेजों की नीति और चाल थी। वहीं औपनिवेशिक सेना और विश्व युद्ध की बात करें, तो सबसे बड़ा युद्ध आप जो देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, जो 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चलता है। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम देखें, तो भारतीय सेना ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका और गैलीपोली में 13 लाख से अधिक सैनिक भेजे ही नहीं, बल्कि लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने अपना जीवन इस प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान दिया। साथ ही साथ वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 तक चला, यानी कि 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला। और भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर विभिन्न मोर्चों पर युद्ध किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार तो ये चाहती थी कि अधिक से अधिक भारतीय सेनाएं इस युद्ध में शामिल हो, और भारत की सैन्य शक्ति को 200 इन्फेंट्री बटालियनों और 2.5 लाख सैनिकों तक बढ़ाया गया इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और स्वतंत्रता के बाद का पुनर्गठन जो है वो हमारे लिए सबसे खास है, कि जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत ने अपना संविधान गढ़ा, उसके पश्चात किस प्रकार से भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन किया गया और भारत की सेना किस प्रकार से धीरे धीरे सशक्त होना शुरू हुई, और भारत की पहली लड़ाई और आज़ादी के बाद कौन सी रही, पहला अपना जो प्रयास दिखाया भारतीय सेना ने वो किस युद्ध में दिखाया, और वहाँ तब की स्थिति क्या थी, चीन के युद्ध में क्या स्थिति हुई, पाकिस्तान के युद्ध में क्या स्थिति हुई, 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी के समय क्या स्थिति रही,
1999 के कारगिल युद्ध में क्या स्थिति रही और आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय सेना की क्या स्थिति है, इसको हम 10 मिनट में समझेंगे। ये तो ऐतिहासिक काल की सारी बातें मैंने आपको समझाई अब तक। इसके आगे अगर हम देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद का पुनर्गठन देखते हैं, तो 1947 का विभाजन और पहला युद्ध 1947 और 48 जो विभाजन के बाद कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ था। तो आपने देखा कि भारत की सेना का विभाजन हुआ और 2 लाख सैनिकों का हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और कश्मीर विवाद पर भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें भारतीय सेना अपना प्रदर्शन करती है। और भारतीय सेना के प्रमुख युद्ध और उपलब्धियां क्या क्या रहीं? अगर इस युद्ध को छोड़ दिया जाए, विभाजन के समय जिसमें छुटपुट लड़ाइयां ही हुई कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, तो 1962 में भारत का पहला युद्ध देखा गया। ये पहली भारतीय सेनाओं के लिए ये उनका परीक्षण था कि उनकी क्या स्थिति है आज। और सीमा विवाद के कारण हुआ यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई और हार के बाद सेना में आधुनिकीकरण और रणनीतिक सुधार की आवश्यकता को पहचाना गया, क्योंकि इस हार में भारतीय सेना ने यह महसूस कर लिया कि अभी हमें और सशक्त होने की ज़रूरत है, अभी हमें और आधुनिकीकरण अपनी सैन्य शक्तियों में करना है और साथ ही साथ रणनीतिक सुधार करना है। और ऐसा नहीं किया तो आज़ादी के बाद ऐसे विवाद जब आएंगे तो भारत को हार झेलनी होगी। और आगे चलकर 1965 में ही भारत पाकिस्तान का पुनः युद्ध हुआ और यह युद्ध पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर योजना के कारण हुआ था और भारतीय सेना ने कश्मीर क्षेत्र में निर्णायक जीत हासिल की। और आज़ादी के बाद ये पहली बड़ी सफलता भारत को 1965 के युद्ध में मिली भारतीय सेनाओं की। और यहाँ से धीरे धीरे भारतीय सेनाओं का सशक्तिकरण होने लगा था। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं 1971 में बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, उस समय भी भारतीय सेनाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इसमें आत्मसमर्पण किया। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य विजय माना जाता है। आज़ादी के बाद का यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य विजय माना जाता है। साथ ही साथ 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जहां पर ऊंचाई पर हमने अपने दुश्मनों को परास्त किया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत, कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को कारगिल की ऊंचाइयों से खदेड़ दिया। और यह युद्ध भारतीय सेना की रणनीतिक और सामरिक क्षमताओं का प्रमाण था, जो 1962 के चीन के युद्ध में देखने को नहीं मिला था। हालांकि हम जब भी कोई परीक्षा देते हैं, जब भी हम कोई युद्ध लड़ते हैं, हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन हमें हार कुछ न कुछ सिखा देती है। हमें हार हमारी आंखें खोल देती है और वहीं से ही भारत की रणनीतिक सुधार होने लगा भारतीय सेनाओं में और भारत की सेनाओं में आधुनिकीकरण भी होने लगा। और इसका पहला प्रमाण 1999 के कारगिल के युद्ध में देखने को मिलता है। साथ ही साथ संगठनात्मक और संरचनात्मक सुधार की बात किया जाए तो सैन्य कमान और संरचना की बात देखिए। भारतीय सेना को 7 कमानों में विभाजित किया गया। अब स्ट्रक्चर रूप से भी भारतीय सेना को सशक्त किया जा रहा था, उसमें सुधार किया जा रहा था। और 7 कमानों में किसमें विभाजित किया गया? उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, मध्य कमान, पूर्वी कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान और प्रशिक्षण कमान। इन 7 कमानों में भारतीय सेना को विभाजित किया गया और 3 बल बनाए गए, एक थल सेना, एक वायुसेना, एक नौसेना। और अभी वर्तमान की बात किया जाए तो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के नेतृत्व में भी ये सारे कमान क्या होते हैं? वो समन्वित होते हैं। और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजीएस की बात किया जाए, यह सुधार सेना को तेज और लचीली कार्रवाई के लिए सक्षम बनाता है। दुश्मन के खिलाफ त्वरित जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आईबीजी का गठन किया गया था। और डिफेंस स्पेस एजेंसी और साइबर कमांड की बात किया जाए तो अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई एजेंसियां भी स्थापित की गई। अब मामला केवल सीमाओं का ही नहीं रह गया, मामला केवल राष्ट्रीय नहीं रह गया, अब मामला केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं रह गई, अब मामला अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा की भी चुनौतियां आने लगी। और इसके लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी और साइबर कमांड का भी गठन किया गया। आधुनिक सेना का ढांचा और सशक्तिकरण, सेना का संगठन, जैसे थल सेना की बात किया जाए इंडियन आर्मी का, तो 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक इसमें हैं, 14 कोर और 7 कमानें भी इसमें शामिल हैं। वहीं वायुसेना की बात किया जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो लगभग 1.5 लाख कर्मी और 1700 से अधिक विमान हैं। अत्याधुनिक राफेल, सुखोई 30, MKI और तेजस जैसे भारत के पास विमान हैं।
और सारी यही हमारे आधुनिकीकरण की देन रहा कि आज विश्व में भी कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई अशांति होती है तो भारत किसी न किसी ऑपरेशन के माध्यम से, कभी ऑपरेशन गंगा के माध्यम से, कभी ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से या कोई अन्य ऑपरेशनों के माध्यम से भारत वहाँ सैन्य अभियान चलाता है और अब भारत के लोगों को ससुरक्षित भारत तक लाता ही है। न केवल अपने लोगों को भारत तक लाने में भारतीय सेना कार्य करती है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का सहयोग भी रहता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि लॉस एंजल्स में भीषण आग चल रही है, उसके लिए भी भारत तटस्थ है और आगे बढ़ने के लिए लगातार तत्पर है और तैयार है उनकी मदद के लिए भी। इसका मतलब भारत केवल अब अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं रह गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति को स्थापित करने में अपनी अग्रणी भूमिका भारत निभा रहा है। इस कदर भारत ने आज़ादी के बाद अपनी सेनाओं को धीरे धीरे सशक्त किया और आत्मनिर्भर बन पाई भारत। साथ ही साथ अगर बात किया जाए नौसेना की, इंडियन नेवी की बात किया जाए, लगभग 67,000 कर्मी हैं और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भी भारत के पास है। तकनीकी उन्नति की बात किया जाए, टेक्निकल रूप से क्या उन्नति हुई तो बहुत सारे मिसाइल कार्यक्रम चले, जैसे अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस और सौर जैसी मिसाइलें। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 तक परीक्षण किया गया। साथ ही साथ परमाणु शक्ति 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया गया। डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन तकनीक का भी भारतीय सेना में समावेश किया गया है। और शांति मिशन और आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में 50 से अधिक मिशनों में भाग लिया है। और आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में भारतीय सेना की अगर भूमिका की बात किया जाए तो ये भूमिका केवल अभी हाल फिलहाल के समय में नहीं देखा गया है बल्कि ये भूमिका 2004 से ही प्रारंभ हो गई थी। जब 2004 की सुनामी आई तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में राहत कार्य भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया। केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो 2013 में बचाव और राहत कार्य भारतीय सेनाओं के द्वारा ही किया गया। इतना ही नहीं, 2010 आते आते अब सेनाओं में केवल पुरुषों की भूमिका ही नहीं रह गई बल्कि महिलाओं को भी इस सेना में धीरे धीरे अब शामिल किया जाने लगा। और महिला सशक्तिकरण की यदि बात किया जाए तो भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया गया और 2020 में महिलाओं को अस्थायी कमीशन और 2021 में एनडीए में प्रवेश का अवसर दिया गया और महिला सैनिकों को अब लड़ाकू भूमिकाओं में भी शामिल किया जा रहा है धीरे धीरे। और आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन की अगर बात किया जाए तो स्वदेशी रक्षा उपकरण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज रक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और बहुत सारे अपने रक्षा उत्पादों को विश्व के अलग अलग देशों को भारत निर्यात भी कर रहा है। अगर रक्षा उपकरणों की बात किया जाए तो अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और आईएनएस विक्रांत जैसे विमान हैं। वहीं निजी क्षेत्र और डीआरडीओ के सहयोग से बहुत सारा रक्षा निर्यात भारत का बढ़ा भी है। तो निष्कर्ष क्या निकला? हम प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद से पहला युद्ध 1962 का चीन का युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 की कारगिल की लड़ाई से लेकर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए जब यहाँ तक पहुँचते हैं 2025 तक, तो हम ये पाते हैं कि भारत की सेना ने इन कई शताब्दियों के भीतर अपना सशक्तिकरण किस प्रकार से किया है और भारत का सेना आज दुनिया भर में सबसे सशक्त और सबसे प्रगतिशील सेना मानी जाती है, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में भी भारतीय सेना निरंतर भाग ले रही है, जिससे भारत का गौरव तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां थीं उसका भी समाधान किया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर इस पर कभी जीएस पेपर 3 में कोई प्रश्न भी आ जाए, आंसर भी लिखने को आ जाए या इस पर निबंध आ जाए, कोई ऐसे लिखने को आ जाए, तो क्या निष्कर्ष निकला पूरी भारतीय सेना का इतने वर्षों का अध्ययन करने के पश्चात? भारतीय सेना का विकास भारत के इतिहास, सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। यह न केवल एक सैन्य शक्ति है बल्कि मानवीय सहायता, शांति स्थापना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। ये 3 शब्द गागर में सागर का काम करेंगे आपके कंक्लूजन में। साथ ही साथ आज भारतीय सेना आधुनिक तकनीक, अद्वितीय रणनीति, अदम्य साहस के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह है
भारतीय सेना के विकास का कंक्लूजन। तो क्या सर ये मुख्य परीक्षा के लिए ही इंपॉर्टेंट है? ये जानकारी केवल हमें निबंध लिखने में काम आएगी? नहीं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी बनेंगे। ऑपरेशन विजय भी आपके एग्जाम में पूछा गया, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी आपके एग्जाम में पूछा गया, 1971, 1962, 1999 का युद्ध भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। भारत के द्वारा किए गए विभिन्न ऑपरेशन भी आपकी परीक्षा में समसामयिक मुद्दों में पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स का एक सवाल मैं दे रहा हूं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। महिला सशक्तिकरण और भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न, 2020 में भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया गया। 2021 में महिलाओं को एनडीए में प्रवेश का अधिकार मिला। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। हालांकि इसका उत्तर आपकी व्याख्या में शामिल भी है। और आप अपना मूल्यांकन करिए कि हमने इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में क्या सीखा। तो निसंदेह रूप से भारतीय सेना को लेकर प्राचीन काल से लेकर आज 2025 तक की स्थिति का मैंने मूल्यांकन किया, ताकि आने वाली परीक्षा में मुख्य परीक्षा के भी सवाल को आप टैकल कर पाए, निबंध में भी आपके पास कंटेंट रहे और प्रारंभिक परीक्षा के सवालों को भी आप टैकल कर पाए। ऐसे ही और अन्य वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे जो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ परीक्षा उपयोगी हो, जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी काम आए। यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पहल कैसी रही, क्योंकि एक मैं नई शुरुआत यूट्यूब पर आप विद्यार्थियों के लिए मैं करना चाहता हूँ। ये कितना लाभकारी होगा, ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, आपके नॉलेज को कितना एक्सटेंड करेगा और आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में या कितना सहायता करेगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पहल आपको कैसी लगी। और आपके एक फीडबैक के माध्यम से ही हम आगे और निरंतर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।